डॉक्टर साहब अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो ये MDD ये बेसिकली क्या है? एक आम आदमी इस बीमारी को समझे तो कैसे समझे? बेसिकली ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन को ही कहते हैं कि मतलब डिप्रेशन एक आम ज़बान का लफ्ज़ है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक प्रॉपर उसकी टर्म है। तो उसमें यही होता है कि जब आपका मिजाज उदासी मायूसी की तरफ जाना शुरू हो जाए, जो आप पहले काम करते थे उस काम में दिल नहीं आपका लगता, आप सारा सारा दिन अकेले बैठे रहते हैं, लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, आपका खाना पीना ख़राब हो जाता है, जो आप नॉर्मल जॉब पे जाते थे वो जाना प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए। फिर जब बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएँ तो फिर सुसाइडल थाट्स, खुदकुशी करने के बारे में, सेल्फ हार्म के बारे में, ये वाली सारी सोचें जो आने लग जाती हैं। तो और जब एक तो नॉर्मल सैडनेस होती है कि कोई एक टेंशन आई, एक स्ट्रेस आया, उसके बाद वो रिलीव हो जाता है, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए, 1-1.5 महीने से ज़्यादा चला जाए और आपकी फंक्शनिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसको डिप्रेशन की क्राइटेरिया में डाल देते हैं। ठीक हो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम ये भी सुनते हैं कि पैनिक अटैक होते हैं। ये पैनिक डिसऑर्डर जो है ना, ये क्या चीज़ होती है? पैनिक डिसऑर्डर में देखिए बेसिकली जैसे उसमें मरीज़ आके हमें कहता है जी कि मेरा जो है ना वो मुझे हार्ट अटैक होने लगा, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बस मरने लगा हूँ, मेरी सांस तेज़ हो गई है, बैठे बैठे सांस फूल जाती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक हार्ट अटैक की कैफियत होती है ना, वो वाली होती है। लेकिन क्यों वो जब सारे टेस्ट करवाता है, हार्ट अटैक वाले सारे कराता है, ECG वगैरह सब कुछ कराता है, वो सब नॉर्मल आते हैं। जब नॉर्मल आते हैं तो फिर हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट रेफ़र करते हैं कि इनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी ये बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा दिल बंद हो रहा है, या ऐसे लगता है कि दिल के ऊपर कोई भारी बोझ है जो हमें तंग कर रहा है। तो वो फिर बेसिकली इसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी एक पीक आती है जो 30 मिनट्स तक रहती है और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो वो मरीज़ों को समझाना और समझना थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लगता है। पहली दफ़ा में अगर किसी को हो तो सबको यही लगता है कि बस दिल का दौरा पड़ने लगा है, तो वो इसलिए ज़रा घबरा जाते हैं मरीज़। ठीक हो डॉक्टर साहब, OCD एक बीमारी है। जी जी, ये क्या बीमारी है और इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है? ठीक है, OCD भी इसी तरीके से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि एक ही काम है जो हमने बार बार करना है। जैसे बार बार सफाई है, अगर हाथ ज़रा सा कहीं पे लग गया तो 10 दफ़ा हाथ धोने हैं, वो गिनती के 10 दफ़ा धोने, 1-1 घंटा हाथ ही धोते रहेंगे। फिर उसके बाद जब हाथ धोने के बाद बाहर आएंगे तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना जब तक हाथ खुश्क हो जाएंगे। जिनको सफाई का ऑब्सेशन होता है वो उनको बार बार हाथ धोते रहेंगे, इतना धोते कि उनकी स्किन इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह होता है कि OCD में एक और ऑब्सेशन होता है कि घर के कुंडियाँ ताले बार बार चेक करना कि घर के कुंडियाँ ताले तो खुले नहीं रह गए, चूल्हा तो नहीं खुला रह गया। इसी तरीके से और एक होता है सेक्सुअल थॉट्स के इमेजेस आना, वो जो आके मरीज़ कहता है हमें गंदे ख्यालात आ रहे हैं, गंदी सोचें आ रही हैं, तो वो सेक्सुअल इमेजेस के रिलेटेड होता है। फिर एक मजहबी होता है कि मज़हब के बारे में नेगेटिव ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी OCD की उसमें ही आता है, क्राइटेरिया में फॉल करता है। और मैनेजमेंट में ऑब्वियसली इसकी OCD की जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होती है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हमें मेडिकेशन, अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा साइकोटिक हो गया मरीज़, जैसे अब एक बंदा एक बाथरूम में हाथ धोने के लिए 1.5 से 2 घंटे गुजार रहा है, सिर्फ हाथ धो रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है ना। तो इसके लिए फिर हम मेडिकेशन देते हैं और फिर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो इसकी थेरेपी ही होती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एंजाइटी और डिप्रेशन प्रोलॉन्ग हो जाए तो क्या ये साइकेट्रिक बीमारी बन सकती है? देखिए, प्रोलॉन्ग तब होते हैं जब हम मेडिकेशन पे जाते नहीं हैं। हमारा जो कल्चर है या सोशली हम जैसे देखें कि हम पहले तो इन बीमारियों को मानते नहीं हैं। अगर हमें ज़रा से किसी पे कुछ हो फिर हम दम दरूद की साइड पर जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर का ख्याल आता है, फिर डॉक्टर के सब क्लियर हो जाते हैं, फिर एंड पे आके हमारे पास साइकेट्रिस्ट। जब तक हमारे पास मरीज़ आता है तब तक 6-7 महीने गुजर चुके हुए होते हैं, और फिर हम उसको जब दवाई पर स्टार्ट करते हैं तो वो 1-आध महीना दवाई ले लेते हैं। फिर सबसे बड़ा स्टिग्मा होता है जी कि दवाई तो हमें सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, ये दवाई हमें सुला देगी, ये हमें दवाई नशे में रखेगी। तो फिर हमें उनको समझाते हैं कि नहीं, नशा नहीं होता, दवाई का जो ड्यूरेशन है, जो कोर्स है, जैसे अगर आप एंटीबायोटिक किसी को दे रहे हैं वो 5 दिन की देंगे या 10 दिन की दे देंगे। हमारी जो दवाई में तकरीबन 6 से 9 महीने चलती हैं। अब जब मरीज़ 2 महीने के बाद ठीक हो जाता है तो वो दवाई छोड़ देता है। अब जब वो दवाई छोड़ता है तो 3 महीने तो ठीक गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ अर्से के बाद सारे सिम्टम्स रिलैप्स हो जाते हैं और फिर उसको जो दवाई 6 महीने खानी थी वो 1-2 साल खानी पड़ती है। तो वो फिर प्रोलॉन्ग इस तरीके से होती है क्योंकि हम टाइम पे मैनेजमेंट, थेरेपी और दवाई नहीं खाते। ठीक हो
डॉक्टर साहब अक्सर मरीज आके ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे जिस्म पे सुइयां चुभती हैं, मुझे चुभन होना शुरू हो जाती है, क्या ये भी कोई साइकेट्रिक बीमारी? ये भी देखिए, ये बाज़ दफ़ा एंग्जाइटी का फीचर भी हो सकता है, पैनिक का भी हो सकता है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकती है कि बस ऐसे हाथ पाँव सुन्न हो गए हैं, नम हो गए हैं, ऐसे लगता है कि, या फिर अगर हम साइकोसिस की साइड पर जाएँ, वो कहेगा कि मेरे जिस्म पे कुछ चल रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो वो एक साइकोटिक वाला सिम्टम होता है, ये वाले न्यूरोटिक साइड के ऊपर आते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब जैसे आपने बाइपोलर की बात की, इसमें वो अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि वो बिल्कुल इस तरह रिएक्ट करते हैं जिस तरह डॉगी रिएक्ट कर रहा होता है, तो क्या ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, बाइपोलर का मतलब ही, बाइपोल का मतलब कि दो पोल्स हैं, ठीक है, एक डिप्रेशन का पोल है और एक मेनिया का पोल है। डिप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि जैसे होती, जो मेनिया वाला पोल होता है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बातचीत करने लग जाते हैं, नींद उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, घंटे 2 घंटे की नींद आएगी लेकिन उसके ऊपर कहेंगे कि हम बहुत परफेक्ट हमारी नींद आई है। वो कहेंगे कि हमारे अंदर अल्लाह ने कोई ख़ास खूबी या कोई ताकत अता की है जो किसी और में नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर ही है, और इसमें वो कोई भी सुपर पावर का कह सकते हैं। जैसे आज ही मैं एक मरीज़ अभी देख कर आई हूँ, वो यही कह रही थी कि मैं दुनिया की बेहतरीन खातून हूँ जो दुनिया के हर काम कर सकती है, और मेरा जितना घर अच्छा है उतना दुनिया में किसी का घर अच्छा नहीं है क्योंकि मैं ही सारी एफर्ट पुट इन करती हूँ। तो इस तरीके के बड़े बड़े ख्यालात, बड़ी बड़ी बातें सोचें, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम इरिटेबल हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं आते घर के। तो ये वो दो पोल्स होते हैं, इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो कहते हैं। ठीक है। इसमें हमने देखा है कि डिफरेंट मरीजों को जो है वो साइकेट्री वालों ने कुछ इंजेक्शन रिकमेंड किए होते हैं, और वो लोग कहते हैं जी हमें उसको रस्सों से बांधना पड़ता है, वो मरीज काबू नहीं आ रहा होता, तो ये क्या कंडीशन होती है? वो बेसिकली पेशेंट इतना ज़्यादा एग्रेसिव होता है और मेनिया की कंडीशन के अंदर ना एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि नॉर्मल एक आध बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसको हम थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए या सेडेट करने के लिए हम इंजेक्शन जो है वो देते हैं। तो वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है, कोई परमानेंट इंजेक्शन नहीं होता कि हम सारी ज़िंदगी अब इंजेक्शन ही लगवाना है। बहुत सारी चीज़ें दवाई से हैंडल हो जाती हैं। बहुत कोई एक्यूट फेज़ हो तो हम उसके लिए कहते हैं अच्छा जी ठीक है हम इंजेक्शन लगा देते हैं। बाकी वो जो बांधने वाली बात थी वो पहले होता था बहुत, जैसे मेंटल हॉस्पिटल में भी हमने देखा कि जंजीरों से बांधा हुआ है फलाना, वो बहुत एक पुरानी टर्म है। लेकिन ये बहुत, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता या जिनके काबू में वाकई में नहीं आ रहे होते, वो लोग घर में कर देते हैं। लेकिन हम हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में हम इसको कहते हैं कि ये नहीं करना, क्योंकि ये मरीज़ के साथ जाती है। आप उसको वैसे बात करके देखें, इसको कहते हैं डी एस्केलेशन, कि अगर बहुत ज़्यादा बंदा बातें कर रहा है या चीख रहा है, उससे आहिस्ता आहिस्ता करके उसी की टर्म्स के ऊपर आए, दूर खड़े होकर बात करें तो पेशेंट काम डाउन हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बांधें और ये सारा कुछ करें।